आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 7 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो क्वांट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसप 6 है और लसप जो है वो 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएँ ज्ञात करिए। ठीक है, तो जो भी संख्याएं होंगी वो आपका जो एचसीएफ होगा उससे विभाजित होंगी, क्योंकि अगर दोनों का एचसीएफ अगर 6 है तो 6 उन दोनों संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 30। तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 30 का अंतर है, तो बिल्कुल 30 का अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 30 का अंतर है, इसमें भी 30 का अंतर है, इसमें भी 30 का अंतर है। ठीक है, एलसीएम 36 होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम 36 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी संख्या 36 से बड़ी हो जा रही है। ये भी आपका 48 36 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी 42 36 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो लसप गुणे मसप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 36 × 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि इसका अंतर किसके बराबर हो? 30 के बराबर हो। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि 36 और 30 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 30 आ रहा है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6 और 36 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, इसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। 14% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो देखिए टोटल जनसंख्या का 14% साक्षर हैं, तो टोटल जनसंख्या है 3,51,000 है। इसका 14% क्या है? लोग साक्षर हैं, यानी कि 14 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3,510 × 14 इतने लोग क्या हैं? साक्षर हैं। इसमें से पुरुष कितने साक्षर हैं? तो पुरुष की जनसंख्या 1,64,000 है, और इसमें भी 14% लोग साक्षर हैं, तो ये हो जाएगा 14 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,640 × 14 हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए पूरी संख्या में से इसको मैं घटा दूंगा पुरुषों की संख्या, तो घटाऊंगा तो दोनों में आपको 14 कॉमन दिख रहा है, तो 14 हो जाएगा। इसमें से घटा दूंगा मैं, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा। 4 14, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इतनी महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर इतने पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या इसमें से घटा दूंगा मैं, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। 11 में से 4 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 4 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो नीचे मैं क्या कर दूंगा? 1,87,000 का भाग दे दूंगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 14% निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, और 170वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? तो 170 × 2 हो जाएगी। सबके बीच में 2 2 का गैप होगा, तो पहली और अंतिम को जोड़ कर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 2 से भाग करूँगा तो ये एक बार चला जाएगा, और ये 170 बार जोड़ दूंगा तो 170 में 1 जोड़ूंगा तो 171 क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के घाते 0.72 बराबर x है, और 4 के घाते 0.86 ये बराबर y है। तो अगर x के घाते z बराबर y के घाते 8 है तो z का मान कितना होगा? तो वैल्यू रख दीजिए। तो x के घाते z यानी कितना हो जाएगा? तो 4 के घाते 0.72 और इंटू कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 4 के घाते
8 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 0.86 हो जाएगा। जब आधार समान रहते हैं तो घात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72Z, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8 इंटू 86 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 4 से कट करूँगा तो 4 का 4 3 32, 8 बार चला जाएगा। ये 4 दूना के 8, 2 से भाग करूँगा तो 9 बार। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 86/9 निकल के आ जाएगी। भाग दे दूँगा मैं तो 9 बार चला जाएगा, 81 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी कि 9.5 समथिंग करके आएगा। और 9.5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9.56 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 900 का अगर मैं 10% छूट की देने के बाद से बेचूंगा तो 90% में बेचूंगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 में 9 का गुणा करूंगा तो 81, यानी कि 810 क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अगर 30 से विभाजित है तो इसके जो फैक्टर होंगे, चाहे 3 की बात करूं चाहे 10 की बात करूं, इनसे भी विभाजित होना चाहिए। तो 10 से भी विभाज्यता चेक करना आसान है। तो देखिए, अगर इसमें मान लीजिए अगर पहला वाला ऑप्शन अगर 13 जोड़ूंगा तो 9 में 3 जोड़ूंगा तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। और 10 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिन संख्या के लास्ट में 0 वो संख्या 10 से विभाजित होती हैं। 6 जोड़ूंगा तो 6 और 9 0, ये भी नहीं दे रहा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो लास्ट में इसके 9 है तो 9 आ जाएगा, तो ये भी 0 नहीं देगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सके। तो अगर मैं आयत बना दूं तो आयत कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर इसके अंदर अगर मैं वृत्त खींचूं तो इसकी जो व्यास होगा इस आयत की जो छोटी जो भुजा होगी उसके बराबर हो जाएगा। और छोटी भुजा कितना है, 126 है, तो ये व्यास यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी 126 हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr होती है। तो 2r की वैल्यू 126 दिया ही है, और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22/7 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, और ये 5 56, 7/56 हो जाएगा। और 18 में 22 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता की आयु का 2 गुना यानी कि 2m उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, तो 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें 26 जोड़ूंगा तो ये माता की आयु के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और पुत्री की आयु का अगर 3 गुना करता हूँ यानी कि 3d करता हूँ तो माता की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी कि अगर इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो उसकी माता की आयु की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए, अगर इसको पहला इक्वेशन मानता हूँ, अगर इसको दूसरा इक्वेशन मानता हूँ, तो पहले में से अगर दूसरा घटा दूंगा तो इधर m आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, तो d आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 26 में से 2 घटाऊंगा तो 24 हो जाएगा। इसी d को जब इधर लेके आऊँगा तो m - d इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 24। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए जो है वो स्टेशन एम से 7:50 पर सुबह पर निकलती है, और उसी दिन 2:50 AM नहीं होगा, यहाँ पे PM होना चाहिए, ये गलत दिखा है, ये AM नहीं होगा, क्योंकि अगर उसी दिन होगा तो अगर 7:50 AM हो चुका है तो 2:50 AM कैसे होगा, तो ये PM होना चाहिए। पर स्टेशन एन पर पहुँचती है ट्रेन बी जो है वो स्टेशन एन से 9:50 पे सुबह के निकलती है, और उसी दिन 2:50 PM पे क्या होती है, पहुंचती है एम पे। तो कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, यानी कि किस समय वो मिलती हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एम है और ये आपका एन है, ये ए यहाँ से निकलता है और बी इधर से निकलता है। ए कब निकलता है, तो ये 7:50 में निकलता है, ठीक है। और ये बी कब निकलता है,
तो ये निकलता है 9:50 में। तो ए को बी तक जाने में, या ए को यूँ कहें कि एम से एन तक जाने में कितने घंटे समय लग रहा है? तो 7 और कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 5 और 2 कितना लग रहा है? तो 7 घंटे लग रहा है। और इसको कितना लग रहा है? तो 9 3 12 3 2 5 घंटे इसको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ए की बात करता हूँ तो अगर टोटल दूरी को अगर मैं डी मानता हूँ तो ए की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी? तो 7 घंटे में अगर डी दूरी तय करता है तो स्पीड D/7 निकल के आ जाएगी। इसी तरह बी की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी? तो D/5 निकल के आ जाएगी। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? तो D/7 और प्लस D बटा क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दोनों में से D कॉमन ले लूँगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7 5 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? उन दोनों की संयुक्त स्पीड निकल के आ जाएगी। तो चूंकि ए जो है वो 2 घंटा पहले चलता है तो ए द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो स्पीड उसकी D/7 है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 2D/7 दूरी तय करेगा। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी? तो टोटल दूरी अगर D है तो अगर D में से 2D/7 घटा दूंगा तो ये बची दूरी हो जाएगी। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5D/7, ये दूरी बच जाएगी। और इस दूरी को इस स्पीड से तय करना है तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा? तो 5D और डिवाइडेड बाई 7 और इंटू कितना हो जाएगा? तो 35 ऊपर चला जाएगा और D इंटू 12 नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट करूंगा तो 7 5 35 हो जाएगा, तो 5 5 25/12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको बदलूंगा तो 12 दूना के 24, यानी कि 2 घंटा हो जाएगा। और 1/12, 1/12 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 1/12, 12 5 60, यानी कि 5 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 5 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो स्टार्ट बी ने कितने से किया है? तो 9:50 से किया है। तो 2 घंटा 5 मिनट अगर इसमें जोड़ूंगा तो 9 2 11, और 50 में 5 जोड़ूंगा तो 55, यानी कि 11:55 पर वे एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी ने क्रमशः 63:35:42 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल मिलाकर 5120 का लाभ हुआ तो बी और सी के हिस्से का कितना अंतर होगा? तो देखिए ए बी सी में अनुपात कितना दिया है? तो 63:35:42 दिया है। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लूँ तो 7 9 63 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अनुपात में क्या हो जाएगा? उनको लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो टोटल अगर लाभ में निकाल दूँ तो 9 5 14 6 20 रुपये का लाभ हो रहा है, और इस 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 5120 दिया है। आपसे बी और सी के हिस्से का अंतर यानी कि एक की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करूंगा तो 2 दूने के 4 हो जाएगा, 1 11 2 5 10 1 12 2 6 12, यानी एक की वैल्यू 256 आ जाएगी। और यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, ये आपको दी गई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है? तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 या तो 5 हो, तो ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट में 9 है तो ना तो ये 8 से विभाजित होगा ना तो ये 12 से विभाजित होगा, क्योंकि अगर 8 से विभाजित होता तो इसके जो फैक्टर हैं उनसे भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर मैं 2 से चेक करता हूँ तो 2 से लास्ट में 9 है तो विभाजित ही नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित जो ब्याज है वो 6786 है और ब्याज की दर 20% है, जो कि वार्षिक है, तो कह रहा है कि धनराशि कितनी होगी? तो रेट 20% दिया है, तो अगर इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 1 बटा कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूलधन कितना है, तो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूलधन 25 है। तो पहले साल का इस पे ब्याज कितना लग जाएगा? तो इसका 1/5 रखूँगा तो 5 हो जाएगा। दूसरे वर्ष इस पे ब्याज 5 लग जाएगा, और पहले वर्ष जो ब्याज निकला है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इस पे 1/5 निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का जो अर्जित ब्याज है यानी कि 5 + 1 6 की वैल्यू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? तो ये दिया है 6 7 8 और 6 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? तो धनराशि यानी कि 25 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 कम 6, 1 हो जाएगी 18, 6 3 18 और 6 कम 6 हो जाएगा। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 25 का गुणा कर दूंगा मैं, तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, 25 3 75 और 2 77 हो जाएगा। लास्ट में 75 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3910 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या करिए। तो अगर मैं संख्या 100 मानता हूँ और इसमें 70% की वृद्धि करता हूँ तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 170 हो जाएगी। 170 की वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में कितना है, तो 3910 दिया है। आपसे संख्या यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 से अगर मैं भाग कर दूं तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 दूना के 34 हो जाएगी, 5 51 70 51 यानी कि 230 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 जीरो बस में बढ़ा दूंगा, तो 2300 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, जिसके सदस्यों का वजन 40 किलोग्राम, 49, 56, 75 और 39 किलोग्राम है। तो बस इन सब को जोड़ के और 5 से भाग कर दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 को 9, 4 और 2 6, 4 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 और 5 से भाग कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 5 कम में 5 हो जाएगा, 4 40, 8 बार चला जाएगा, तो 51.8 क्या हो जाएगा, उनका औसत वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षी ने एक खिलौना 456 में खरीदा, उसे 20 की लागत से सजाया, यानी कि टोटल उसका खर्च कितना हो गया, तो 456 में 20 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 476 रुपया उसका खर्च हो गया। और उसने खिलौने को 612 में बेच दिया, तो 612 में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ, तो इसमें से इसको घटा दूंगा मैं, तो 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 136 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, तो 476 पे निकालना पड़ेगा। आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ हो रहा है तो 100 के गुणा कर दूंगा मैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 4 से कट करूँगा तो 4 3 12, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसको 4 से कट करूँगा तो 1 1 हो जाएगा, 3 36, 4 9 36 हो जाएगा। अब इसको किससे कट जाएगा, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 7, तो इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, उसको लाभ मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए, तो सेक स्क्वायर बीटा -1 अपान कोसेक स्क्वायर बीटा -1 का मान कितना होगा। तो हमें पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर इस एक को इधर लेके जाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर बीटा के बराबर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर बीटा इसका मान हो गया, सेक स्क्वायर बीटा यहाँ पे पहले से दिया है। तो एक और रूल होता है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो टेन को अगर उधर लेके जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस थीटा की जगह पे यहाँ पे बीटा दिया है, तो सेक स्क्वायर बीटा - टेन स्क्वायर बीटा इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें से BC जो है वो AD के समांतर है। तो मैं बना लेता हूँ, तो ये आपका AD हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। ये समांतर है, मिला लेता हूँ, तो ये आपका मिल गया, ये समांतर है, तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे। कह रहा है कि जो AC है वो किसके बराबर है, तो CD के बराबर है, यानी कि ये जो है वो एक दूसरे के बराबर है। यदि कोण ABC 18 अंश है तो ABC यानी इस कोण का मान 18 अंश है, और BAC तो BAC यानी इस कोण का मान कितना है, तो 93 अंश है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ACD यानी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये भुजा इसके समांतर है और ये जो है वो तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो इस कोण का अगर मैं माप निकाल दूं तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 अंश हो जाएगा। तो 18, 93
और इस कोण का मान निकालने के लिए 18 में 93 जोड़ के 180 में से घटा दूंगा मैं, तो ये 21 हो जाएगा। 80 में से 21 घटाऊंगा तो 69 क्या हो जाएगा, इस कोण की माप हो जाएगी। तो जैसे ये कोण 69 अंश का हो गया तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 69 अंश का हो जाएगा। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इस भुजा के सामने का कोण अगर ये 69 अंश है तो इस भुजा के सामने का कोण ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 69 अंश का हो जाएगा। और इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, 180 इसमें से 69 में 69 जोड़ूंगा तो 7 दूना के 14, 146 में से 2 घटाऊंगा तो 138 हो जाएगा। घटा दूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो लास्ट में 2 दिख रहा है, तो लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो 42 अंश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 दिख रहा है और इसके लास्ट में 5 दिख रहा है, तो ये सबसे पहले 5 से ही विभाजित हो जाएगी। तो बाकी के ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और पहले ही मुझे मिल जा रहा है, तो मैं बाकी का चेक नहीं करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो मैं बताया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से आपको करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे देखूँ तो देखिए 3 में अगर 30 का गुणा करूँगा तो 30 या 90 यानी कि माइनस का 90x हो जाएगा। और इधर करूँगा तो 8 चौका 32 यानी कि माइनस का 32x हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा x। और माइनस का 122 न तो इसमें दिया है न तो इसमें दिया है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब कांस्टेंट वैल्यू को देख लूँ तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है और माइनस माइनस करेंगे तो ये भी प्लस में आ रहा है। तो प्लस में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में 110 दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या को अगर मैं x मानता हूँ तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। और इनका गुणनफल किसके बराबर है, तो 2880 इसके बराबर है। तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि 6x इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, तो 5 से कट कर दूंगा मैं, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 3 30, 5 छः 30 हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 576। रूट लूँगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 24 निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 24 निकल के आ गई, आपसे 6x की वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मैं 6 में क्या करूँगा, 24 का गुणा कर दूँगा। तो 6 चौको 24, लास्ट में 4 आना चाहिए और 6 दूना के 12 और 2 14 यानी कि 144 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 137 आपका 2 से नहीं कटेगा, अगर ये 2 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये आपका 3 से कट जाएगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंजलि किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो लिख देता हूँ मैं, अंजलि 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में, तो अंजलि और प्लस आयुषी, तो आयुषी कितने दिन में कर दे रही हैं, तो ये 18 दिनों में। ठीक है, तथा अंजलि आयुषी और अंकिता, जानबूझ के ये ए से दे रहा ताकि आप कंफ्यूज हों, तो अंजलि आयुषी और अंकिता, तो EN लिख देता हूँ, ये कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में। कह रहा है कि अंजलि और अंकिता मिलकर उसी काम को कितने दिनों में, तो अंजलि और अंकिता, तो अंकिता मतलब EN, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सब की इफ़िशेंसी अलग अलग निकाल देता हूँ मैं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और आपका 2 इधर दिख रहा है तो 2 हो जाएगा, इसमें 5 बचा है 30 में, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 दूना का 18, 18 पचे 90 हो जाएगा। तो 30 से भाग करूँगा मैं तो 3 बार चला जाएगा, 18 से भाग करूँगा तो 5 बार और 9 से भाग करूँगा तो 5 दूना के 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफ़िशेंसी 3 निकल के आ गई, ए प्लस AY की इफ़िशेंसी 5 है, तो AY की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगी। और इन तीनों की इफ़िशेंसी अगर 10 है तो इन दोनों की इफ़िशेंसी 5 है, तो यहाँ से AN की इफ़िशेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 10 में से 5 घटा दूंगा तो 5 निकल के आ जाएगी।
अब ए की इफिशियंसी निकल के आ गई 3, ए एन की इफिशियंसी 5 निकल के आ गई। तो इन दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 5 3 8 हो जाएगी। और उस 8 एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो 9 × 2 × 5 कार्य को करने में, तो 2 से भाग करूंगा तो 4 बार चला जाएगा। और 9 × 5 = 45/4 क्या हो जाएगा? लगने वाले दिनों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो अगर सबसे पहले मैं अगर अंतर निकालूं तो सबसे कम अंतर आपको सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और वैल्यू जो 51 जो है वो और सबसे छोटी भी है। तो अंतर भी कम है और वैल्यू भी छोटी है, तो यही सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा अनुपात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो मैं मान ले रहा हूँ कि 10% पर निवेश की गई राशि x है और 9% पर निवेश की गई राशि क्या है? y है। तो 5 साल बाद इस पे ब्याज कितना मिल जाएगा? तो इस पे 50% का ब्याज मिल जाएगा। और इस पे कितने का ब्याज मिल जाएगा? तो 45% का ब्याज मिल जाएगा। और ये एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? तो 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50, यानी कि x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा 9:10। और अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 19 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 20 और 900 दिया है। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है कि 10% पर निवेश की गई राशि यानी कि 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो 19 का मैं 19 1 हो जाएगा, यानी 1100 हो जाएगा 1 की वैल्यू। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस इसमें 9 का गुणा कर दूंगा मैं, तो 11 9 9900 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो 50 की घाते -13 पहले से दिया है और ये भाग दिया है 50 की घाते 15 का, ऊपर जाएगा तो ये भी आपका -15 हो जाएगा। और ये इंटू किया गया है -11, तो ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि सभी के आधार समान है। तो जोड़ दूंगा मैं, तो 50 के घाते कितना हो जाएगा? तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28, 28 में 11 जोड़ूंगा तो 39 क्या हो जाएगा? माइनस का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल कितनी होगी? तो औसत चाल बराबर होता है 2xy डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो x + y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 72 दिया है और y की वैल्यू 90 दिया है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 72 और प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 से भाग कर देता हूँ मैं, तो 18 × 4 = 72 हो जाएगा, 18 × 4 = 72 और 18 × 5 = 90 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 9 से भाग करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा। तो 10 × 4 = 40, 40 दूना के कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? इसकी औसत स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है। तो ए जो है वो बी को किस में बेचता है? तो 60% की हानि पे बेचता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पे बेचता है। तो 25% के लाभ पे किसको बेचता है ये? तो सी को बेचता है। कह रहा है कि यदि सी ने मैकबुक 47,236 में खरीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी? तो अगर ए के लिए मैकबुक की कीमत ए थी तो 60% की हानि, इसका मतलब कितना बचा होगा? तो 40% बचा होगा, यानी कि 40/100। अब इसको ये 25% के लाभ पे बेचता है, यानी कि 125 बटा कितना हो जाएगा? 100। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है? तो 47,236 के बराबर दिया है। बस इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 4 से भाग करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। इस 10 का 5 से भाग करूँगा मैं तो 2 बार चला जाएगा, और इस 2 का अगर इस तरह गुणा कर दूँगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा 6 दूना के 12, लास्ट में 2 आना चाहिए और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹58,300 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 4 गुना, बी का 9 गुना और सी का 3 गुना है। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं। तो मैं क्या करूँगा, 4, 9 और 3 इनका एलसीएम निकाल दूंगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 4 से भाग करूँगा मैं तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 9 36, 9 निकल के आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 9 से भाग करूँगा तो 4 निकल के आ जाएगी। और सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 3 से भाग करूँगा तो 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये ए बी और सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 13, 13 में 12 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। इसी 25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 58,300 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे ए का हिस्सा यानी कि 9 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इस 25 में 9 का कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा है। तो चेक करूं मैं तो 9 9 2 1 3 ये 9 से नहीं कट रहा है। 2 1 3 4 4 2 6 हो जाएगा। 6 5 11 ये भी आपका 9 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करूं मैं तो 2 और 1 3 ये भी आपका 9 से नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 8 8 16 17 18, 18 और 9 दोनों 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल के फिर 9 की वैल्यू निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप अगर 13 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर माप होता है। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो ए का मान अगर 13 दिया है तो 3 में 13 का गुणा करूँगा तो परिमाप क्या निकल के आ जाएगा, 39 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है। तो ए कितने दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, 19 दिनों में। और बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। तो बी 16 दिनों में कर सकता है। आगे कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में कर दिया है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो 5 दिन में। तो कह रहा है कि सी अकेले यह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 19 × 16 × 5, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 16 5 80 निकल के आ जाएगी। बी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 19 5 95 निकल के आ जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 19 में 16 का गुणा करूँगा मैं तो 16 9 144 यानी कि 4 हो जाएगा 14, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए और बी की एक साथ इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो 5 हो जाएगा। और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 यानी कि 175 हो जाएगा। तो सी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 304 में से 175 घटा दूंगा मैं तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी कि 129 क्या हो जाएगी, ये सी की इफिशियंसी हो जाएगी। तो कह रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य इतना है। सी की इफिशियंसी 129 आ गई तो 129 से भाग कर दूंगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 16 में 19 का गुणा किया हूँ तो 304 आया है। तो 129 का अगर मैं दोगुना करूँगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 13 दूना के 26 यानी लगभग दोगुने के बराबर है। और जब इस दोगुने का 5 में गुणा करूँगा तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। और 10 से थोड़ा सा ऊपर वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य जो है वो 1200 है। 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद से विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 1200 उसका मूल्य है, 10% की छूट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 5% की छूट दूंगा तो 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट कर दूंगा मैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा। 2 से कट करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो देखिए इसमें एक फैक्टर आपको 9 दिख रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि जो भी आंसर होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए।
तो 6 एक 7 एक 8 हो जाएगा और एक 9, ये भी आपका 9 से विभाजित हो सकता है। 6 2 8 ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। 5 2 7 एक 8 ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो मैं 19 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो अगर 19 से करूँगा तो 19 पचे 95, 5 और एक 6 हो जाएगा। 66 19 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 19 पचे 95 हो जाएगा, 5 और 2 7 76 हो जाएगा, 19 चौक 76। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 7 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।